हेलो एवरीबॉडी, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस क्या होते हैं और उनको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी कम्प्लीटली डिपेंडेंट है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा क्या होता है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने बात कर ली थी। तो पास्ट इंडेफिनिट में आप देखो, जैसे सेंटेंस क्या होता है कि मैं बाज़ार गया था, मैंने खाना खा लिया, है ना, मैं उससे मिल लिया। तो ऐसे वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें गया, मिल लिया, कर लिया, ये वाले सेंटेंसेस को हम लोग यूज़ करते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और कैसे ध्यान रखना है, देखो इसके स्ट्रक्चर में क्या चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि इसके स्ट्रक्चर में देखो, जब हमने कोई काम कर लिया, मैंने खाना खा लिया, तो पास्ट अगर इंडेफिनिट है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो काम है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। मीन्स पास्ट कंप्लीटेड एक्शंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट कंप्लीटेड एक्शंस मीन्स वो काम पास्ट में पूरा हो गया, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलो ठीक है, इतना ही। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर में हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि देखो, अगर आपका सेंटेंस है पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा कि मैंने काम कर लिया, मैंने खाना खा लिया, तो इसमें ना बहुत आसानी से है कि आपका सब्जेक्ट चाहे कोई भी रहे। सब्जेक्ट याद है, ही, शी, इट, सिंगुलर, आई, वी, यू, दे, आपका नाम, मेरा नाम, ये सब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोई भी रहे, वर्ब का सेकंड फॉर्म और हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे मान लो उसने अपना काम कर लिया, सो ही कंप्लीटेड हिज वर्क। मैंने खाना खा लिया, आई एट फूड, ईट, ईटिंग। हमने क्रिकेट खेल लिया, हमने क्रिकेट खेला, वी प्लेड क्रिकेट। अब आप यहाँ पे देखो, आपका चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब भी हमारे सेंटेंस में हमने V2 लगाया, आई था तब भी V2, और प्लूरल सब्जेक्ट है तब भी V2। यानी सब्जेक्ट आपका कोई भी रहे, कोई भी का मतलब चाहे ही हो, शी हो, इट हो, आपका किसी का भी नाम हो जाए, आपका, मेरा, किसी का भी नाम, आई है, वी है, यू है, दे है, तो इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा, आप वर्ब हमेशा V2 लगाओगे। जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, हम बोलते हैं, तो उसको क्या बनाएंगे हम लोग, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली को क्या लिखेंगे, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। यहाँ तक ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि जो काम हमारा पास्ट में कंप्लीट हो गया। और पॉजिटिव सेंटेंसेस सबसे आसान है, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, ही, शी, इट, किसी का नाम, आई, वी, यू, दे, कोई भी होगा, आप सब्जेक्ट V2 लगाओगे और हमारा ऑब्जेक्ट। तो फिर नेगेटिव में हमें क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव में अब देखो क्या ध्यान रखना है, जब आपका सेंटेंस है नेगेटिव। अब नेगेटिव में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे मैंने कहा ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही ने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन हम कह रहे हैं ही ने अपना काम पूरा नहीं किया, सो ही डिड नॉट। अब जब आपने ऑलरेडी यहाँ पे डिड लगा दिया तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, ही ने अपना काम पूरा नहीं किया। ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, ही ने अपना काम पूरा नहीं किया। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया। हम क्रिकेट नहीं खेले, वी डिड नॉट को क्या बोल सकते हैं, डिडंट, एक ही बात है, वी डिडंट प्ले क्रिकेट। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की, आई डिडंट कंप्लीट माय ग्रेजुएशन। क्या चीज़ को ध्यान रखना है, अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि जब हम लोग ने सब्जेक्ट में कोई भी रहेगा,
अब हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन लगाना है, डिड, फिर आपका आएगा नॉट, फिर आपका जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा आपका फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। ये चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो। अब ये चीज़ समझ में आई, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने काम नहीं किया, आई डिड नॉट कंप्लीट द वर्क, उसने वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार गया, ही वेंट टू द मार्केट। क्लियर है? जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, जब सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका डिड लगा दिया हेल्पिंग वर्ब पास्ट के लिए, तो अब जो मेन वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म आएगा। बात क्लियर है? डन है। उसके बाद जब हम लोग सवाल पूछेंगे, सवाल पूछ रहे हैं यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप सवाल पूछते हो, ध्यान रखना है। सवाल हम दो तरीके से पूछते हैं। मैंने पूछा कि ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा किया, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया, यानी एक हम लोग क्या पूछेंगे, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया। इसको आंसर हम देंगे डिड ही कंप्लीट हिज वर्क, डिड ही कंप्लीट हिज वर्क। दूसरा हम दे सकते हैं उसने अपना काम क्यों नहीं पूरा किया, वाई डिड ही, मान लो उसने अपना काम पूरा क्यों किया, वाई डिड ही कंप्लीट हिज वर्क। बात समझ में आई? यानी अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हमें सिर्फ आंसर हाँ या ना में चाहिए तो जो हमारा सेंटेंस है वो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन है, डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे यहाँ, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है? और अगर हम आंसर देते समय हाँ या ना के अलावा हमें कोई और बात यूज़ करनी है, मैंने पूछा कि क्या उसने काम पूरा कर लिया, आप बोल सकते हैं हाँ अगर उसने काम पूरा किया, और नहीं अगर नहीं किया तो। उसने अपना काम पूरा क्यों किया, अब आपको कुछ और बोलना पड़ेगा हाँ या ना के अलावा। तो जब हम आंसर हाँ या ना के अलावा कोई और स्टेटमेंट होती है, फिर हमें क्या करना होता है, एक WH वर्ड लगाते हैं और फिर सेम रहेगा, फिर यहाँ पे डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। कंप्लीट बात है, समझ में आई? अब ये हुआ इंट्रोगेटिव, और इसी इंट्रोगेटिव में आप नेगेटिव भी बना सकते थे। कैसे बनाते? इसी इंट्रोगेटिव में नेगेटिव हम कैसे बना सकते थे, क्या उसने अपना काम पूरा नहीं किया, हम बोल सकते थे क्या उसने अपना काम पूरा नहीं किया, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर हम बोलें क्या उसने अपना काम पूरा नहीं किया तो हम कैसे बनाएंगे, डिड ही नॉट कंप्लीट हिज वर्क, और इसी बात को आप बोल सकते थे डिडंट ही कंप्लीट हिज वर्क, क्या उसने अपना काम पूरा नहीं किया। मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे डिड लगा रहे हो, अगर आंसर हाँ या ना में एक साथ में जोड़ दिया तो डिडंट, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। और अगर यही बात हाँ या ना के अलावा हमें कुछ और दे के बोलनी होती, जैसे मैंने उसने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया, तो हम बोलते वाई डिडंट ही कंप्लीट हिज वर्क, कि उसने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया। तो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वाई यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक WH वर्ड यूज़ किया हमने, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन है, डिड, साथ में नॉट भी लगा दिया तो डिडंट। अब या तो डिडंट बोलो या डिड लगाओ, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ, फिर हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग अपने नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है,
जब आप ये कह रहे हो कि काम पास्ट में पूरा हो गया, मैंने काम कर लिया, आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने काम पूरा नहीं किया, आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, क्या मैंने अपना काम पूरा कर लिया, डिड आई कंप्लीट माई वर्क, क्या मैंने अपना काम पूरा नहीं किया, डिडंट आई कंप्लीट माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया, वाई डिडंट आई कंप्लीट माई वर्क। जब हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ही होता है जो काम हमारे पास्ट में कंप्लीट हो गया हो। इसको ध्यान में रखना है, जो काम पास्ट में कंप्लीट हो गया हो या जो काम पास्ट में फिनिश्ड हो गया हो, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उनको एक बार ज़रा आप लोग रीड कर लो वीडियो को पॉज करके, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, दिखाई दे रहा होगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है तो ध्यान रखना है, प्लीज़ ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि जब आपने एक बार ऑलरेडी डिड लगा दिया तो फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या तुमने कल रात अपने कपड़े निकाले थे, डिड यू टेक आउट योर क्लोथ्स लास्ट नाइट। टुक नहीं आएगा, टेक आएगा। इंट्रोगेटिव है, आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, तो सीधा अपना हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सवाल हाँ या ना के अलावा है तो फिर हमें कि वह वहाँ बाहर क्यों गया, वाई डिड ही गो आउट। तो अगर वो हमें हाँ या ना के अलावा कोई और स्टेटमेंट देनी है तो एक आपका WH वर्ड आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हमारी बात इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे आ जाती है तो नेगेटिव में क्या होगा, या तो आप डिडंट के साथ में, क्योंकि डिड प्लस नॉट हमारा डिडंट कहलाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिड प्लस नॉट को जब हम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये बन जाता है डिडंट। क्या बन जाता है ये, डिडंट। तो या तो आप इसको सब्जेक्ट से पहले एक साथ में जोड़ के लिख दो डिडंट, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या आप ऐसे बोल सकते थे जैसे मैंने यहाँ लिखा डिड, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेम बात आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होगी। बाकी आपको कुछ सेंटेंसेस ऑलरेडी दिखे हैं, उनको आप लोग रीड कर लो। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, देखो अब कुछ सेंटेंस हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लो आप मेरे से कह रहे हैं कि मैं कल रात वहाँ गया, तो हम क्या बोलेंगे, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर कल ना रात को, लास्ट नाइट। मैंने पिछले महीने घर खरीदा, आई बॉट अ हाउस पिछले महीने, लास्ट मंथ। हम उसने 2020 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन 2020। इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस हैं। वह मतलब 2 साल पहले अमेरिका गई। ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में बताना चलो मुझे। ठीक है, यानी कि ये काम आपका पास्ट में कंप्लीट है। ये देखो, ये है तुम्हारा पास्ट का कंप्लीटेड एक्शन, यानी ये जब हमारा पहला यूज इसका क्या हो जाता है, पास्ट फिनिश्ड एक्शंस। जो पास्ट के फिनिश्ड एक्शंस हैं, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, उनमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ V2 का यूज़ करते हैं। और ध्यान रखना, कुछ एक्सप्रेशंस हैं पास्ट फिनिश्ड, यहाँ पे लिखो अपनी कॉपी में, एक्सप्रेशंस ऑफ पास्ट फिनिश्ड एक्शंस। मीन्स अगर ये चीज़ें आपको सेंटेंस में दी हुई हैं तब तो सिर्फ V2 लगाना। जैसे कि मान लो आपको येस्टरडे दिया है, येस्टरडे मतलब कल, जो बीता हुआ कल है। अब देखो, अगर सपोज करो आज 12 तारीख है, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट मीन्स टुडे। इसका 11 तारीख क्या हो गया, मीन्स येस्टरडे। और इसका 10 तारीख क्या हो गया, बताओ क्या होगा। ये इससे पहले आया है और पहले को क्या बोलते हैं, बिफोर।
और ये इसके भी पहले वाला दिन है तो क्या बन जाएगा, द डे बिफोर किसके पहले था, यस्टरडे। तो जो हमारा परसों जिसको हम लोग बोलते हैं तो वो हो जाता है डे बिफोर यस्टरडे। वैसे ही अगर हम 13 तारीख की बात करें तो टुमारो, और इसके बाद वाला ये इसके बाद आया है, बाद को बोलते हैं आफ्टर, तो ये हो जाएगा डे आफ्टर टुमारो, मीन्स फ्यूचर वाला परसों। तो अगर आपको यस्टरडे दिया हुआ है, द डे बिफोर यस्टरडे दिया हुआ है, द प्रीवियस डे दिया हुआ है, क्योंकि प्रीवियस डे का मतलब ये हो जाता है लास्ट डे, प्रीवियस डे दिया हुआ है आपको, ठीक है। आपको दिया हुआ है एगो, आपको एक शब्द दिया हुआ है एगो पहले। अगर आपको कोई भी पास्ट का मंथ दिया हुआ है लाइक इन जुलाई, इन जून, अगर आपको कोई भी पास्ट का ईयर दिया हुआ है लाइक 2018, 2022, अगर ऐसे शब्द दिए हुए हैं तो समझ जाओ कि ये काम तुम्हारा पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो इनके साथ में सिर्फ V2 आएगा। जैसे आपको दिया हुआ है लास्ट डे, अब इसके साथ में आपको लास्ट मंथ हो सकता है, पिछला महीना, लास्ट वीक हो सकता है, पिछले हफ्ते, लास्ट ईयर हो सकता है, पिछले साल, कुछ भी आ सकता है। तो ये जब भी दिया हुआ होगा तो वहाँ पे आप हमेशा और हमेशा V2 का यूज़ करोगे। जैसे कि मैं उससे कल मिला, मैं आपको एक अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं। आई हैव मेट हिम येस्टरडे एंड आई मेट हिम येस्टरडे, दोनों में से कौन सा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। देखो अब हम इसको बोलेंगे मैं उससे कल मिला, तो क्या बोलेंगे, आई मेट हिम येस्टरडे। जब भी आपको पास्ट का टाइम दिया हुआ होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओगे। बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने 2020 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, और फिर वो बोल रहे होते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2020। ये गलत है। क्यों? क्योंकि 2020 क्या है, तुम्हारा पास्ट का फिनिश्ड एक्शन है, एक टाइम है वो। और अगर आपके पास्ट का फिनिश्ड टाइम दिया होगा तो वहाँ पे सिर्फ V2 आएगा, वहाँ पे हम हैज़ हैव का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। अगर मैं कहूँ 2020 में कंप्लीट नहीं की, सो आई डिड नॉट कंप्लीट माई ग्रेजुएशन इन 2020। बट अगर आपने पास्ट का टाइम यूज़ कर लिया तो सिर्फ और सिर्फ V2 आएगा और कुछ वहाँ पर नहीं आ सकता है। तो जब भी आपके सेंटेंस में येस्टरडे, द डे बिफोर येस्टरडे, द प्रीवियस डे, अगो, इन जुलाई या जून, दो कोई भी पास्ट का साल, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ये कुछ भी दिया हुआ होगा, तब आप ध्यान रखेंगे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है, और कोई टेंस फिर आप वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक शब्द होता है हमारा टुडे। टुडे को लेके बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब ले लिया, इसको समझ लिया कि जब भी सेंटेंस में ये सब दिया हुआ होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे V2 का यूज़ करोगे। जैसे लास्ट नाइट दिया है तो मैंने वेंट लगाया, यहाँ पे पिछला महीना दिया है तो मैंने यहाँ बॉट लगाया, 2020 दिया है तो सिर्फ और सिर्फ V2 लगाया। अलग वीडियो में भी बताऊँगी इन दोनों में हम कैसे यूज़ करेंगे, बट अभी ध्यान रखो कि जब भी पास्ट का टाइम दिया हुआ है तो सिर्फ आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। अब मैं ये हटा देती हूँ। अब देखो हमारा एक शब्द है टुडे। टुडे को लेके कंफ्यूज नहीं होना। टुडे का देखो पास्ट से भी पास्ट में भी चला गया है और टुडे फ्यूचर भी है। सपोज करो मैं आज के दिन की बात करूं तो जो मेरा बीता हुआ दिन है वो तो पास्ट हो गया ना। मान लो कि अगर सपोज करो कि आपका अभी 10 बज रहा है तो आज से अभी इसी आज के दिन का जो ये वाला पूरा टाइम है ये तो पास्ट में चला गया। मतलब अगर सपोज करो 10 बज रहा है और आप किसी से आज 9 बजे मिले हो, पास्ट हुआ ना, तो फिर आप क्या बोलोगे, आई मेट हिम टुडे।
मतलब आप ऑलरेडी मिल चुके हो। ये टुडे जो है ये पास्ट को रेफर कर रहा है। फ्यूचर कैसे, 10 बजे के बाद वाला जो भी टाइम है ये फ्यूचर को ही रेफर करेगा। तो आप क्या बोलोगे, मैं उससे आज मिलूंगा, सो आई विल मीट हिम टुडे। यानी जो टुडे शब्द है, आप शब्द पे मत जाओ, मीनिंग को समझो। टुडे जो आज का दिन है, जो अभी प्रेजेंट, क्योंकि देखो टेंस का मतलब टाइम हो जाता है, तो इसमें टाइम समझना है। जो आज का दिन है उसमें जो बीता हुआ समय है ये पास्ट को रेफर कर रहा है, और जो अभी आज के दिन में जो बचा हुआ समय है वो फ्यूचर को रेफर कर रहा है। तो आप टुडे शब्द के साथ में पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों टेंस यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये समझो कि आप बोल क्या रहे हो। ये काम आज हो चुका है तो पास्ट में हो गया, ये काम आज होगा तो वो फ्यूचर हो गया। क्लियर है? तो टुडे शब्द को हम लोग पास्ट में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ब्रेन में ये चीज़ें फिट करो, आपको लॉजिक चीज़ें पढ़नी है, रटना नहीं है। यहाँ तक क्लियर है ना? तो मैं उससे आज मिला, मैंने ये काम आज किया, मैंने ये पढ़ाई आज की, मैंने ये पढ़ा। ऑलरेडी जो आप पढ़ चुके हो, जो काम हो गया है आज में ही, तो आज का भी तो एक बीता हुआ समय है ना, तो वो पास्ट हो गया। मैं उससे शाम को मिलूंगा, मैं तुम्हें शाम को कॉल करूंगी, मैं तुमसे रात में मिलने आऊँगी, तो ये फ्यूचर हो गया। तो यहाँ फ्यूचर भी लगा सकते हैं, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ब्रेन में एकदम क्लियर रखनी है। क्लियर है चीज़? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा दें अब, ठीक है। और हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का कहाँ यूज़ करते हैं? देखो ऐसा करके ना एक फ्रेज़ होता है। क्या होता है? एक फ्रेज़ होता है हमारा, जिसमें ना आप ऐसे बोलते हो। देखो भले ही आप स्पोकन के स्टूडेंट हैं, बट स्पोकन में ना ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी बोलें। आप करेक्ट बोलिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। और जब आप सीख रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो ढंग से टाइम दीजिए, ताकि आप 2, 3, 4 महीने में आप बहुत बेहतरीन ढंग से बोलना शुरू करें। ऐसा ना हो कि कुछ फ्रेज़ लर्न कर लिया, कुछ बातें लर्न कर ली, कुछ हो गया और अब आपको लग रहा है कि कोई इंग्लिश आ गई। एक करेक्ट आप स्पीकर तभी होता है जब वो सही चीज़ों को ढंग से बोल पाए। तो मैं मान के चलती हूँ कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो सब सीखना चाहते हैं। अब यहाँ देखो, जैसे एक शब्द होता है इट इज़ हाई टाइम, ये आपका क्लॉज कहलाता है, इट इज़ हाई टाइम। इनका मतलब भी मैं आपको समझा दूंगी, इट इज़ अबाउट टाइम। ठीक है, जनरली हम इनका ही यूज़ करते हैं। इनका देखो मतलब ये होता है, सपोज करो कि आपको कोई काम आज के दिन में, मान लो सुबह में आपको 10 बजे करना था। ठीक है, आपको मान लो स्टेशन है, आपकी जो ट्रेन है मान लो वो 10 बजे की है, तो आपने डिसाइड किया कि मैं 9:10 पे निकल जाऊंगा, क्योंकि अराउंड 50 मिनट का मेरा डिस्टेंस रहता है। ओके, बट अभी सपोज करो कि आपको हो गया है 9:15। अब आप अपने आप से बोल रहे हो कि ये उचित समय है। इन लाइन का मतलब क्या होता है कि दिस इज़ द राइट टाइम। इस लाइन का मतलब होता है दिस इज़ द राइट टाइम, ये उचित समय है, मुझे चले जाना चाहिए। यानी आपको कब चले जाना चाहिए था? पास्ट में। बोल कब रहे हो? प्रेजेंट में। तो काम कब होना चाहिए था? पास्ट में। इसीलिए जब भी आपको इसके बाद में सब्जेक्ट दिया होगा, हमेशा आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करोगे। और यहाँ पे अगर डायरेक्ट टू दे दिया तो फिर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक तो ये है, इसका मतलब है कि ये अब उचित समय हो गया है, मुझे चले जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं तो मिस्टेक क्या करेंगे कि चाहिए में हम लोग शुड लगा देंगे। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि ये चीज़ जो चाहिए शब्द है वो ऑलरेडी इसके अंदर है, इसीलिए आप इन सेंटेंसेस के अंदर में शुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि ये उचित समय हो गया है, मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम वी स्टडीड नाउ। हमें पढ़ाई कर लेनी चाहिए, वी स्टडीड नाउ। ये उचित समय हो गया है, हमें पढ़ाई कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, बट हमने देर कर दी है, तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे बना दिया। इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते थे कि इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी।
दोनों करेक्ट हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। बट हम लोग बोलेंगे इट इज़ हाई टाइम वी शुड स्टडी, ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना है। तो आपको एक परफेक्ट स्पीकर की तरफ बात जाना है, ना कि बस एक छोटा मोटा निकल गए कि मैम हमें इंग्लिश आती है। इंग्लिश बोलना ही सफिशिएंट नहीं है, करेक्ट इंग्लिश भी बोलनी है। तो इनका फ्रेज का मीनिंग ये हो जाता है, क्लॉज का मीनिंग ये होता है कि ये उचित समय है, हमें ये काम कर लेना चाहिए। एक्चुअली वो काम हमें पास्ट में पूरा कर लेना चाहिए था, बट हमने थोड़ी देर कर दी और प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि ये काम मुझे कर लेना चाहिए। तो अगर आप इनके बाद में, इन क्लॉज के बाद में अगर आप सब्जेक्ट यूज़ करोगे तो ध्यान रखना वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, और अगर टू यूज़ करोगे तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे इट इज़ टाइम वी स्टडीड नाउ, इट इज़ टाइम टू स्टडी। जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस बोला था कि ये उचित समय हो गया है, हमें चले जाना चाहिए, तो इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम मुझे स्टेशन चले जाना चाहिए, सो आई वेंट टू स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया कि जब भी हम लोग इन फ्रेज का यूज़, क्लॉज का यूज़ करते हैं कि यह उचित समय हो गया है, हमें ये काम कर लेना चाहिए, तो हम बोलेंगे इट इज़ हाई टाइम टू स्लीप और इट इज़ हाई टाइम वी स्लेप्ट। इज इट क्लियर? ये उचित समय हो गया है, हमें खाना खा लेना चाहिए, इट इज़ हाई टाइम वी एट फूड, इट इज़ हाई टाइम वी एट फूड। अब आप मुझे एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उचित समय हो गया है, तुमको पढ़ाई कर लेनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, प्रॉपर आपको नोट्स बनाने, नहीं तो फिर पढ़ाई का कोई काम नहीं है। फटाफट से इसको नोट्स बनाओ, लिख लिया, हटा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद में और क्या चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है? हाँ, एक और हम जहाँ पे पास्ट का यूज़ करते हैं, हम जब अपनी पास्ट की हैबिट बताते हैं, जब हम अपनी पास्ट की हैबिट बताते हैं, उसको कैसे बताते हैं? मीन्स जैसे मुझे कहना है कि मैं देर रात से पढ़ा करती थी, हम स्कूल बस से जाया करते थे, हम ये काम किया करते थे। जब हमें अपनी पास्ट की हैबिट बतानी होती है तो हम एक शब्द यूज़ करते हैं, यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब ही होता है पास्ट की हैबिट, और यूज्ड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं उससे मिला करती थी, सो आई यूज्ड टू मीट हिम, आई यूज्ड टू मीट हिम। मैं बहुत तेज दौड़ा करती थी, शी यूज्ड टू रन फास्ट, है ना। वह अच्छा लिखा करती थी, शी यूज्ड टू खूबसूरती को बोल देंगे ब्यूटीफुली, शी यूज्ड टू राइट ब्यूटीफुली। मतलब जब आप पास्ट का अपना हैबिट बता रहे हो कि हम ये काम क्या करते थे, तो हम लोग क्या करेंगे, यूज्ड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप पास्ट का, जैसे उन्होंने कहा कि यार ये कितनी गंदी है, तो आपने बोला कि नहीं यार ये बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, तो हम क्या बोलेंगे, यूज्ड टू बी। जैसे कि वह बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, तो उसको क्या बोलेंगे, शी यूज्ड टू बी ब्यूटीफुल। हम दोस्त हुआ करते थे, तो उसको क्या बोलेंगे, वी यूज्ड टू बी फ्रेंड्स। हम दोस्त हुआ करते थे, ठीक है ना। तो अब जब हमें, जैसे अगर यहाँ पे कोई एक्शन नहीं बताना है, हमें कोई एक्शन ना बता के अगर हमें पास्ट का स्टेट बताना है, पास्ट की अवस्था बतानी है, तो हम फिर वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बी। लाइक शी यूज्ड टू बी ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत हुआ करती थी। हम लोग दोस्त हुआ करते थे, वी यूज्ड टू बी फ्रेंड्स, है ना। हम अमीर हुआ करते थे, या मान लो वे अमीर हुआ करते थे, सो दे यूज्ड टू बी रिच। क्लियर चीज़ समझ में आ रही है यहाँ तक? अगर हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, अगर हम एक और चीज़ बोलें कि अगर हम ये बोलें कि उनके पास सामान हुआ करता था, अगर मान लो हमें पोजेशन शो करना है, तो पोजेशन कैसे शो करेंगे? अब यूज्ड टू के बाद आप अधिकार दिखाने के लिए हैव यूज़ करोगे। हमारे पास घर हुआ करता था, तो क्या बोलेंगे, वी यूज्ड टू हैव अ होम।
उनके पास पैसे हुआ करते थे, दे यूज्ड टू हैव मनी। उसके पास गाड़ी हुआ करती थी, शी यूज्ड टू हैव अ कार। तो ये जो यूज्ड टू का हम यूज़ करते हैं जब हमें पास्ट की स्टेट बतानी है। अगर पास्ट का एक्शन बताना है कि हम लोग वहाँ जाया करते थे, सो वी यूज्ड टू गो देयर, है ना। हम लोग मिला करते थे, वी यूज्ड टू मीट। अगर पास्ट का स्टेट बताना है तो लाइक हमने बोला कि वह खूबसूरत हुआ करती थी, शी यूज्ड टू बी ब्यूटीफुल। मैंने कहा उसके लंबे बाल हुआ करते थे, तो शी यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं और काफ़ी अच्छे से एंड डिटेल में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया है। पहले हमने देखा जब भी हम बोलना चाहते हैं कि ये काम पास्ट में हो गया है, वह बाजार गया, ये हो गया। देखो हिंदी से चीज़ों को थोड़ा सा हेल्प लेना है, पूरा हिंदी पर डिपेंड नहीं होना है। अब आपने देखा कि जो काम पास्ट में कंप्लीट हो गया वहाँ हम यूज़ करते हैं, और जैसे मैंने ये काम कल नहीं किया, आई डिड नॉट कंप्लीट दिस वर्क येस्टरडे। दूसरी चीज़ हमने स्ट्रक्चर्स में ध्यान रखी, कोई भी सब्जेक्ट होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड आ जाएगा, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड और मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास में पास्ट के कुछ एक्सप्रेशंस गिवन हैं, जैसे येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, जितने मैंने आपको लिखवाए थे, उन सब के साथ सिर्फ V2 आएगा और कोई टेंस नहीं आएगा। उसके बाद ये देखा था हमने कि कुछ हमारा क्लॉज है, जैसे कि इट इज़ हाई टाइम, यह उचित समय है, तुम्हें चले जाना चाहिए। जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो उनके साथ में हम लोग इट इज़ हाई टाइम यू वेंट होगा, वहाँ पे हम लोग ना तो शुड का यूज़ करेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हमें हमारे पास्ट का हैबिट बताना है कि हम लेट से सोया करते थे, ये चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो जब भी हमें पास्ट का हैबिट बताना है तो 3 तरीके से बता सकते हैं। अगर पास्ट का कोई एक्शन बताना है तो यूज्ड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पास्ट की अवस्था बताने लाइक वह मोटी हुआ करती थी तो शी यूज्ड टू बी फैट। स्टेट बताने के लिए टू के बाद बी लगा देंगे, होना जो होना बताया जाता है। और अगर हमें अधिकार बताना है, पोजेशन बताना है, तो फिर हम लोग वहाँ पे हैव लगा देंगे, क्योंकि हैव जो है वो आपका अधिकार बताता है। आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी क्लास में प्रिपेयर करवाए हैं, इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।